तो बच्चों आज शुरू करने जा रहे हैं अपन क्लास 12 का बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक। और ये जो वीडियो रहेगा वो केवल हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सॉलिड स्टेट, ठोसों के बारे में जानकारी लेंगे। ठोस अवस्था को लेकर क्या होती है ठोस अवस्था, सीधा शुरू करते हैं टॉपिक को अपन। तो सॉलिड स्टेट में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई, देखिए सॉलिड स्टेट बेसिक से शुरू करेंगे, इसको थोड़ी देर में अपन कवर कर लेंगे बेसिक को आज के लेक्चर में। तो जनरली अपन ने सीखा है कि जो भी होता है संसार में, जो भी पदार्थ वगैरह है उनको दो तरीके से कैटेगराइज करना सीखा है। एवरीथिंग जो भी यूनिवर्स में उसमें केमिस्ट्री में दो तरीके से कन्वर्ट करना आपने सीखा होगा। एक तो सीखा होगा ऊर्जा की फॉर्म में, दूसरा आपने सीखा होगा पदार्थ की फॉर्म में। तो ऊर्जा की डेफिनेशन तो आप शॉर्ट क्लास से सीखते आए हो कि जिसको भी आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर पाओ वो सारी की सारी ऊर्जा की फॉर्म होती है। और जहां भी बात करते हैं पदार्थ की, तो जिसका द्रव्यमान व आयतन हो, जिसका द्रव्यमान व आयतन होता है, आयतन होता हो या जो भी द्रव्यमान व आयतन रखता है वो अपने आप में क्या होता है, पदार्थ होता है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई पे लाइट चल रही है, लाइट जल रही है, मान लो ऊपर यहाँ पे बल्ब लगा रखा है मैंने, बल्ब जल रहा है, तो उससे मुझे कोई मास को नहीं फील होगा कि बल्ब जला लिया तो मेरा मास कोई चेंज हो रहा है, ऑफ कर दिया तो कोई मास में चेंजेस आ रहा है। जहां मास का कोई कैलकुलेशंस नहीं है, वो एनर्जी की फॉर्म होती है। जैसे इसको अलग अलग तरीके से आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ऊर्जा के अलग अलग रूप, जैसे विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ये सारे टॉपिक्स जो है आपके 11th क्लास से रिलेटेड रहते हैं, जहां आपने काफी स्टडी की है इसकी। आज ये 12th क्लास के क्वेश्चंस की अपन बात करें तो यहाँ सबसे पहले पदार्थ आएगा। यहाँ पे पदार्थ की आपने 5 अवस्थाएं पढ़ी होगी। जैसे पहली पढ़ी होगी ठोस, नंबर 2 आपने सुना द्रव, नंबर 3 आपने सुना होगा गैस, और 4 और 5 की बात करते हैं तो वो होती है एक तो प्लाज्मा, और नंबर 5 आ जाता है बोस-आइंस्टाइन। तो क्या होती है इनको लेके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों को। बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठोस अवस्था वो होती है कि जहाँ पार्टिकल्स एक दूसरे के पास होते हैं। अभी भी यहाँ पे क्या रहेंगे, पास रहेंगे। मतलब यहाँ पे जो भी फिनोमेना आप पढ़ोगे सारे के सारे पदार्थ को लेके, वो पढ़ोगे अवयवी कण को लेके। किसको लेके पढ़ोगे भाई, अवयवी कण को लेके। अब ये अवयवी कण क्या होता है, इसको लेके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अवयवी कण वो कण होते हैं जिनसे मिल जाने पर पदार्थ का निर्माण होता है। यानी जो भी मिलके पदार्थ का निर्माण करते हैं वो अपने आप में अवयवी कण है। तो वो आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूंगा H2, तो H2 किससे मिल रहा है, तो भाई हाइड्रोजन परमाणु प्लस ऑक्सीजन परमाणु, तो ये सारे इसके अवयवी कण हो गए। जैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से रिकॉर्डिंग बन रहे हैं, ठीक है, इनके एडिशन से बन रहे हैं, इनके जुड़ जाने से बन रहे हैं। तो ये बेसिक हल्की बातें हैं कि जो आपके कंसिक्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जहाँ इनके मैडअप होने से, या जो मैडअप करते हैं किसको, मैटर को, मतलब जो मिलके आपस में किसका फॉर्मेशन करते हैं भाई, पदार्थ का करते हैं, इसे मैटर बोलते हैं भाई, मैटर, ठीक है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे आगे क्या आता है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि अगर आप सॉलिड को कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड को अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो गैस में कन्वर्ट होगा। गैस को और ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, हाई टेम्परेचर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा में। मतलब यहाँ हाई टेम्परेचर होगा, जहाँ हाई टेम्परेचर होता है वहाँ प्लाज्मा स्टेट आ जाती है। और आप देखो जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जहाँ अत्यधिक देखो ठोस को ताप दोगे द्रव में बदलेगा, द्रव को तापमान दोगे गैस में बदलेगा, गैस को और ज़्यादा ताप दिया, अत्यधिक तापमान दिया तो ये प्लाज्मा में बदलेगा। तो सिंपल सी बात, ठोस द्रव गैस को आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हो क्या होता है। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो कि अगर गैस को आप हाईली टेम्परेचर दोगे बेटा तो आयनाइज्ड हो जाएगी। गैस क्या हो जाएगी, आयनों में ब्रेक हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, गैस आयनित हो जाएगी। गैस आयनित होती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रोसेस इसको प्लाज्मा स्टेट में आता है। अब इसमें मैक्सिमम जो यूनिवर्स में जितना भी, अगर मैं यूनिवर्स की बात करूँ, इससे ब्रह्मांड की बात करूँ, तो जो यही स्टेट सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। ऑलमोस्ट 99% मान लो यही स्टेट एग्जिस्ट करती है, बाकी 1% में सारी स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। देखिए इसके बाद में आता है बहुत सारी स्टेट, तो जस्ट इसके अपोजिट है। गैस को आपने आयनित किया, गैस को आयनाइज्ड किया, मतलब गैस को अगर प्लाज्मा में बदलना आपने क्या किया, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कराया,
उच्च ताप दिया यहाँ पे, तो ये प्लाज्मा बदल गया और गैस यहाँ पे क्या हो चुकी है, आयनित हो चुकी है। जो भी गैस होगी वो अपने आयनों में उठेगी, प्लाज्मा स्टेट में चली जाएगी। इस दौरान इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर चले गए। जितना ताप बढ़ाओगे अवयवी कण उतने ही दूर दूर जाएंगे। अवयवी कण अगर दूर दूर है तो सीधी सी बात है भाई, वहाँ पे दाब क्या हो चुका है, कम हो चुका है। इसके बाद में बात आती है बच्चों बोल्ट्जमान का, तो जस्ट इसके अपोजिट होगा। मतलब यहाँ हाई टेम्परेचर, मतलब यहाँ लो टेम्परेचर, लो मिनिमम से मिनिमम यानी 0 केल्विन पे यहाँ टेम्परेचर आ जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो वो माइनस में नहीं कर पाएंगे इसको, एक्चुअली माइनस में मान लो, लेकिन यहाँ पे केल्विन 0 आ जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे देखो टेम्परेचर आपको पता है, जैसे ही ताप बढ़ाओगे अवयवी कण दूर दूर जाते हैं, तो वैसे ही ताप कम करते हो अवयवी कण पास पास आते हैं। जैसे इसको सिंपली अपन वाटर के एग्जांपल से समझते हैं, पानी के एग्जांपल से। पानी को आपने गर्म किया बेटा, देखो पानी बदलेगा भाप में, भाप को अगर आपने ठंडा किया द्रव में बदलेगी, और ठंडा किया वो ठोस में बदलेगा। तो वैसे ही सेम कहानी है, जितना आप ताप कम करोगे अवयवी कण पास पास आते हैं, क्योंकि दाब बढ़ जाता है। जब भी आप ताप कम करते हो दाब बढ़ता है, दाब बढ़ता है मतलब अवयवी कण पास पास आते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे बात यही आती है, बोल्ट्जमान में क्या होता है, प्रेशर बहुत लो हो जाता है, सॉरी प्रेशर बहुत हाई होगा, टेम्परेचर बहुत लो होगा, तापमान अत्यधिक कम होगा, दाब में अत्यधिक मान आएगा, है ना, दाब अधिक होगा। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है गैसेज स्टेट को लेके, द्रव्य वगैरह पदार्थ की जितनी भी अवस्था उनको लेके हमने बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ ले लिया। इसके बाद में ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों एनटीपी पे एडजस्ट करती है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो सामान्य ताप और दाब पे इन तीनों का आप स्टडी करोगे, है ना, 11th-12th के पोर्शन तक। जहाँ तक मैं बात करूँगा कंपटीशन लेवल के बच्चों की, वो भी इस चैप्टर के जो एंडिंग लेक्चर्स रहेंगे उनके रिगार्डिंग में उसमें थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, और डिटेल में हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो रिवर्स एग्जाम वगैरह में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी 3 स्टेट याद पड़ेगी आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, टोटल 5 स्टेट होती है। कैसे क्या होती है इनमें सारी चीज़ें आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। यहाँ डिस्कस करेंगे ठोस को लेके, तो ठोस को लेके मैं डिटेल बता देता हूँ थोड़ा सा प्रोसेसिंग। तो होता क्या है, देखो बेसिक बातें हैं ठोस को लेके स्टार्टिंग। तो ठोस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वैसे तो आपको सबको पता है यार, ऑब्वियस सी बात है, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठोस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अवयवी कण एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे, अवयवी कण क्या होंगे, पास पास होंगे, क्लोज होंगे, क्लोज का मतलब अत्यधिक पास। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके, अवयवी कण अगर पास पास है तो आपको पता है जहाँ अवयवी कण पास पास आते हैं वहाँ घनत्व अधिक होता है, मतलब इसका घनत्व अधिक होगा एज कम्पेयर टू, अगर अपन तुलना करते हैं यहाँ पे तो सॉलिड और लिक्विड की तुलना में। ठीक है भाई, इसमें विसरण का गुण बहुत कम होता है। विसरण का मतलब होता है बहने जाने का गुण, विसरण का गुण कम होगा। इसके अलावा देखो अवयवी कण पास पास है तो ये क्या होंगे कि ये एक तरीके से मजबूत होंगे। अब मजबूत किस तरीके से, जैसे मैं कंपेरिजन करूंगा यहाँ पे द्रव और गैस से। ठीक है भाई, दूसरी अगर मैं बात करूँ अलग से यहाँ पे इनको लेके, तो वो बात आती है कि यहाँ अवयवी कण बहुत पास पास है तो एक दूसरे से जो आकर्षण बल रहेगा इनका, अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा बच्चों का। अंतरा आणविक जो आकर्षण बल है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर अंतरा आणविक आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग है तो इनको पीटना बहुत आसान नहीं होगा, और पीटोगे तो इनके आकार में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए इनको बोला जाता है असंपीड़ित। और भी कुछ बेसिक बातें आती है इसको लेके, तो छोटी मोटी बातें ये आती है कि जैसे मान लो ये अवयवी कण ये पास पास है तो आप खुद से सोच सकते हो यहाँ अवयवी कण कुछ इस तरीके से, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। अभी सॉलिड की बात कर रहे हैं अपन उसकी, तो अवयवी कण तो पास पास है, ये तो निश्चित है। अगर अवयवी कण पास पास है तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे देखो ये जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे इनके बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी वो एज कम्पेयर टू, देखो जैसे लिक्विड में थोड़ी दूर रहेंगे तो यहाँ जो बॉन्डिंग है इसमें देखो यहाँ अवयवी कण एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी सिखाया था जब अवयवी कण ज्यादा पास पास होते हैं तो वहाँ ताप तो होता है कम और दाब क्या होता है ज्यादा। मतलब मैं इसी मैटर को सेम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लिक्विड और गैसेज स्टेट में ले जाऊँ तो ये सिंपली बात ये होगी, ताप बढ़ाओगे आप इसमें तो ये द्रव में जाएगा, द्रव से गैस में जाने लगेगा, कुछ ऐसा प्रोसेस दिखाएगा और वहाँ आपकी दाब में क्या आने लगेगी, कमी आने लगेगी। तो जितना आप ताप कम करोगे उतना दाब ज्यादा मिलेगा, तो इनका ताप कम होता है, दाब क्या होता है
ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो कि यार आइस को लेता हूँ मैं, बर्फ़ को लेता हूँ, तो बर्फ़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ताप रहता है उसमें, लेकिन ताप क्या रहता है, कम रहता है। वैसे ही गर्म में जाएगा, थोड़ा थोड़ा ताप बढ़ने लगेगा, ताप कम होने लगेगा। और ज़्यादा गर्म किया आपने, ताप को बढ़ा दिया तो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ भी आपके तापमान में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। ठीक है भाई। इस सब के अलावा और तो बेसिक बातें हैं, जैसे मान लो यहाँ पे बात करते हैं तो आकार को लेके, तो आकार एवं आकृति क्या होती है यहाँ पे, आकार या आकृति एवं आयतन को लेके बात करें तो जितने भी सॉलिड्स रहेंगे इन सबकी एक खास बात है, इनमें जो अवयवी कण है वो अंतराणु आकर्षण बल मजबूत होने के कारण, अंतराणु बल आकर्षण ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे आकार में कोई चेंज नहीं आता है। इनकी आकृति जैसी होती है वो निश्चित रहती है और आयतन भी हमेशा निश्चित मिलता है। इन सब के अलावा इनमें एक खास बात और आती है कि जैसे इसके अवयवी कण है, मान लो यहाँ पे अवयवी कण है, तो ये या तो इधर मोशन कर पाएगा या इधर मोशन कर पाएगा, ये यहाँ से यहाँ ऐसे जंप करके नहीं आ पाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ पाएंगे भाई। यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, ये यहाँ से इधर आएगा या इधर आएगा। तो ये जो दो यहाँ पे ये गति कर पा रहा है, इसे दोलनी गति बोला जाता है। तो ये केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करता है, इधर उधर ये जंप नहीं कर पाता है। ये वैसे इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है भाई। अब सॉलिड में अपन आगे डिस्कस करेंगे ठोसों के बारे में थोड़ा सा और, तो इसके बारे में अपन देखते हैं कि ठोसों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, वो चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है, देखो ठोसों को दो प्रकार से वर्गीकृत करना सिखाया जाता है। एक तो पार्ट होता है इसका क्रिस्टली, दूसरा आता है भाई एक्रिस्टली। क्या कहानी होती है दोनों की डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्रिस्टली वर्ड आता है क्रिस्टलाइजेशन, ये वर्ड आता है अमोर्फस। अब यहीं से पूरा वर्ड आप समझ जाओगे अमोर्फस का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर क्या मीनिंग निकलता है। तो जहाँ बात आती है अमोर्फस की, ये ग्रीक वर्ड आता है। अमोर का मतलब होता है नॉट फिक्स, फस का मतलब होता है सेट, जिसकी सेट फिक्स ना हो, डू नॉट फिक्स सेट। एक्चुअली इसका मतलब ये है जिसकी आकृति या डिजाइन जो आती है वो क्या रहे, अनिश्चित रहे। इसकी आकृति या डिजाइन क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। तो यहीं से इनमें डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको अपन सिंपल वे में सीख सकते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे क्या डिफरेंस क्रिएट करना है। तो ये इजी पॉइंट से इनको अपन क्लियर कर लेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है इनमें अवयवी कण की व्यवस्था को लेकर। पहला पॉइंट आता है अवयवी कण की व्यवस्था। तो जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ अवयवी कणों की व्यवस्था, तो जिस तरीके से रहेगी यहाँ पे नियमित व्यवस्था मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अनियमित व्यवस्था मिलती है। इस तरीके से जैसे मान लो यहाँ पे अवयवी कण है, देखो इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से अरेंज मिलेंगे सिस्टमेटिक। जैसे यहाँ मैं बात करूँगा व्यवस्था, अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो अवयवी कण तो इसमें पास है, इसमें पास है, लेकिन यहाँ एक नियमित पैटर्न में, यहाँ अनियमित पैटर्न में। दूसरी बात आती है यहाँ पे प्रास को ले, तो प्रास क्या होता है, रेंज क्या होती है, यह है अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहाँ बात कर रहे हैं रेंज को लेके। तो यहाँ देखिए आप अवयवी कणों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो एक लॉन्ग रेंज को फॉलो करते नजर आ रहा है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था बोलते हैं दीर्घ प्रासी व्यवस्था। यहाँ अवयवी कण देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एक शॉर्ट वे में नजर आ रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं लघु प्रासी व्यवस्था। तो दोनों में डिफरेंट व्यवस्था होती है, एक में लघु प्रास व्यवस्था होती है, एक में दीर्घ प्रास व्यवस्था होती है। इन सब के अलावा देखो यहाँ पे कुछ और भी बेसिक पॉइंट्स अपन देख लेते हैं साथ साथ। इनमें ऐसा किया गया कि तेज धार वाले हथियार से कट लगा के देखा गया, तेज धार वाले हथियार से काटने, तेज धार वाले हथियार से जैसे काट के देखा तो कुछ ऐसा मिला। जैसे मान लो ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो जैसे इसको यहाँ से कट लगाया तो यहाँ जो पार्ट मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। ये जो सतह प्राप्त हुई यहाँ पे, ये दोनों सतह समतल और चिकनी प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, समतल और चिकनी।
जैसे यहाँ पे आपने कट लगा के देखा तो हुआ क्या, कुछ इस तरीके से हुआ। देखो बेसिक सी बात है, यहाँ पे कट लगाते कुछ ऐसा हुआ कि ये जो सरफेस आनी थी वो भी खुरदरी है। यहाँ भी सरफेस जो आपको मिली वो कैसे मिली, खुरदरी सतह प्राप्त होती। कैसी होती, खुरदरी, असमतल सतह प्राप्त होती। इन सब के अलावा और भी छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये 2-3 पॉइंट है, इनको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। छोटे छोटे पॉइंट्स आगे डिस्कस करते हैं। अगली बात आती है इनकी गलनांक बिंदु और कवतनांक बिंदु की। तो अगला पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ मैं बात करूँ गलनांक और कवतनांक बिंदु कैसे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, निश्चित होते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो अनिश्चित होते हैं। कैसे, ये प्रारंभ में तो क्या करते हैं कि तेजी से पिघलने का काम करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे ये लिक्विड की तरफ फ्लो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ अनिश्चितता में होती है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे घनत्व वगैरह को लेके या स्थायित्व वगैरह को लेके, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतराणविक आकर्षण बलों को लेके, तो यहाँ देखो जितने पार्टिकल्स थे इनके बीच में जो अट्रैक्शन का काम होगा वो निश्चित प्रकार का अट्रैक्शन रहेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ जो भी अट्रैक्शन काम करेगा इनके बीच में बॉन्डिंग जो रहेगी। लेकिन यहाँ पार्टिकल्स कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो यहाँ जो अट्रैक्शन वगैरह है वो अनिश्चित टाइप का आएगा। तो यहाँ जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है ये सब चीज़ें क्या मिलेगी, स्टेबल तरीके से मिलेगी, यहाँ पे चेंज मिलेगी, वेरिएबल मिलेगी। ठीक है भाई। अगला पॉइंट आता है वो है ट्रॉपिसिटी, दैशिकता, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या होता है देखो समझो। दैशिकता का मतलब होता है दिशाओं के अनुसार, डिफरेंट दिशा के अनुसार आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करना दैशिकता होता है। यानी दिशा के अनुसार भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को देखना। बच्चों किस तरीके से देखेंगे देखते हैं अपन, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो मैं जैसे आपको बताता हूँ, यहाँ पे अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से। मान लो ये कोई एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर यहाँ बी आएगा कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर यहाँ बी आएगा, फिर ए आएगा। इस तरीके से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। फिर यहाँ ए है, फिर बी है, फिर यहाँ ए, फिर बी। अब यहाँ डिफरेंट डायरेक्शन में अपन देखते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से मिलते हैं। तो यहाँ देखो आप इधर से जाओगे तो आपको क्या मिलेगी भाई, बी मिल गई। इधर से आए तो आपको ए मिलेगी। अगर इधर आओगे तो आपको क्या मिल रहा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बी ए बी। ऐसे यहाँ पे बी ए। डिफरेंट डायरेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको अलग अलग नजर आएंगे। भिन्न दिशाओं में जो आपके अवयवी कण आ रहे हैं बच्चों वो कैसे मिल रहे हैं, अलग अलग। यहाँ देखो क्या मिला आपको, ए बी ए। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सभी दिशाओं में क्या अवयवी कण एक जैसे या अलग अलग आ रहे हैं भाई। अवयवी कण ऑब्वियस सी बात है बच्चों अलग अलग आ रहे हैं। अवयवी कण अगर अलग अलग दिशाओं में तो इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी आपको कैसे मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। इसलिए इसे विषम दैशिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई, ये स्पेसिफिक नोटिस करके रख लेना, माइंड में सेट कर लेना बच्चों। इसे बोलते हैं विषम दैशिक, एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है भाई, विषम दैशिक यानी इसकी दिशाओं के अनुसार अवयवी कणों की व्यवस्था या गुणधर्म जो आएंगे, अवयवी कणों के गुणधर्म, चाहे वो भौतिक गुणधर्म हो चाहे रासायनिक गुणधर्मों को कैसे मिलेंगे, भिन्न मिलेंगे। यहाँ मैं बात करूंगा तो यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ जो भी लोगे आप एवरेज लोगे, औसत मान हमेशा कैसा आता है, एक समान। इसलिए इसे बोलेंगे समदैशिक। ये हो गए विषम दैशिक, ये हो गए समदैशिक। अब आप खुद से समझदार हो। विषम दैशिक का मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की दिशाओं के अनुसार अगर ग्राफ बना के देखेंगे अपन, कोई भी ग्राफ बनाएंगे तो कैसा मिलेगा भाई, विषम दैशिक मतलब डिफरेंट रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस आता है, असतत आता है। इसका कैसा आता है, कंटिन्यूअस सतत आएगा। ओके ठीक है बच्चों, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। और भी चीजें डिस्कस कर लेते हैं इनको लेके। तो वो चीजें आती है कि इन्हें बोला जाता है ट्रू या रियल सॉल्यूशन। इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है, इसे स्यूडो या फेक सॉल्यूशन, फेक सॉलिड कहा जाता है, इसे मिथ्या या आभासी या झूठे ठोस कहा जाता है। अगली बातें आती है इनमें कुछ पॉइंट्स को लेके, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक स्मॉल सा वर्ड जो सुनने में आता है बार बार, वो क्या होता है। ठीक है, वैसे डिफरेंस काफ़ी है इसमें। फिर एग्जाम्पल में चलेंगे इनके। तो एग्जाम्पल में तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का पूरा चैप्टर भरा पड़ा है। एग क्रिस्टल लेकर थोड़ा सा देख लेंगे अपन।
अब देखिए जितने भी ठोस आते हैं उससे पहले अपन एक छोटा सा बात और डिस्कस कर लेते हैं, वो होता है सुपर कोल्ड लिक्विड। ये क्या होता है सुपर कोल्ड लिक्विड? इसको बोला जाता है हिंदी में अतिशीतल द्रव। नाम से आपको आभास हो गया होगा क्या होते हैं अतिशीतल द्रव। इसको कई जगह स्यूडो सॉलिड आवासीय ठोस भी कहा जाता है। क्या होता है कि वे ठोस जो सामान्य ताप पर एक एज लाइक वाटर बिहेव करते हैं या लिक्विड के लाइक बिहेव करते हैं, तरल प्रॉपर्टी दिखाते हैं, द्रवों की भांति व्यवहार करते हैं, वो सारे के सारे ठोस क्या रहेंगे? अतिशीतल द्रव वाले ठोस कहलाएंगे। नाम में देखो द्रव आ रहा है लेकिन वास्तविकता में ठोस होते हैं। लेकिन ये होते कैसे ठोस है? जिनमें द्रव जैसा गुण हो, यानी वह ठोस जो सामान्य ताप देने पर द्रवों की भांति व्यवहार करने लगते हैं, उनकी तरह तरलता दिखाते हैं, बहने का गुण दिखाते हैं, विस्तरण का गुण दिखाते हैं, वो सारे के सारे आवासीय ठोस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ गया प्लास्टिक आ गया, और जो आपका ग्लास आता है, कांच आता है, ठीक है। इन सब के अलावा मैं बात करूँगा यहाँ पे रबड़ वगैरह की। तो इनको जैसे आप जलाओगे, जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीथीन वगैरह जला के देखा होगा, तो वैसे ही थोड़ी देर जलता है, उसके बाद जैसे पानी बहता है वैसे फ्लो करने लगता है। ये चीज़ आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो जितने भी एक्रिस्टलीय ठोस आते हैं वो सारे के सारे अतिशीतल द्रव ही होते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे अपन क्रिस्टलीय ठोसों को लेके, तो इनके क्लासिफिकेशंस वगैरह को लेके सीखेंगे। और यहाँ तक जहाँ तक आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये बेसिक रहेगा, ये सभी के लिए एज यूजुअल इंट्रोडक्शन जैसा ये वीडियो रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले। उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ सॉलिड के टाइप्स को लेके। तो कौन कौन से होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। इसको कैटेगराइज करके देख लेते हैं कितने प्रकार से होता है, क्या होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं भाई 4 प्रकार के। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं 4 प्रकार से। स्टडी जो करने होते हैं इंपॉर्टेंट तौर पर, पहला आता है आणविक, नंबर 2 है भाई आण्विक, नंबर 3 आ जाता है धात्विक, नंबर 4 आ जाता है नेटवर्क या सैसेज, इसे नेटवर्क भी बोलते हैं, कई जगह इसका नाम सैसेज सुनने में आएगा, और भी बहुत से नाम है इसके, फेमस नाम है। वो क्या क्या होते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो क्या क्या होता है देखिए ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे आणविक क्रिस्टलीय ठोसों में। तो यहाँ अवयवी कणों का कार्य कौन करेगा? आणविक क्रिस्टलीय ठोस। इनको देखना है तो अवयवी कणों के आधार पर देखेंगे सबसे पहले। तो आणविक क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का कार्य अणु करते हैं। कौन करते हैं? अणु। इसके बाद आयनिक में अवयवी कणों का कार्य कौन करेंगे? आयन। वैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ धातु की, तो धातु के पास क्या होता है? धातु में स्पेसिफिक गुण यही है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, मतलब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जो भी डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मैं यह बोलूँगा यार धातु में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन, धातु में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेटवर्क ठोस यानी सहसंयोजी जो ठोस होते हैं वो होते हैं सहसंयोजी बंध बनाने वाले, और सहसंयोजी बंध हमेशा पाया जाता है अधातुओं के बीच में, ठीक है भाई। अधातुओं के बीच में, नॉन मेटल्स के बीच में जो भी बॉन्ड बनेंगे वो सारे के सारे नेटवर्क बॉन्ड होंगे, सहसंयोजी बंध होंगे। कैसे क्या होता है वो एग्जाम्पल की तरफ भी क्लियर कर देंगे सारी चीजें। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं आणविक यानी अवयवी कण क्या होंगे? अणु। और अणुओं के बीच में जो बंध बनते हैं आपको सबको अच्छे से पता है, अणुओं के बीच में जो बंध बनते हैं वो कैसे बंध होते हैं बच्चों? वान डेर वाल बंध। अणुओं के बीच में जो भी बंध बनते हैं वो वान डेर वाल बंध होते हैं। वान डेर वाल बंध होता है कमजोर बंध, कमजोर बंध होगा। साथ साथ इसमें देखो बंध अगर कमजोर है तो अवयवी कण पास पास होंगे, दूर दूर होंगे? अवयवी कण होंगे भाई दूर दूर। अगर अवयवी कण दूर दूर है तो ये मजबूत होंगे या कमजोर होंगे? ऑब्वियस सी बात है भाई कमजोर बंध है, कमजोर ही अवयवी कण दूर दूर है। क्या है दूर दूर? अवयवी कण। बंध कमजोर है तो यहाँ पे इसका जो स्थायित्व रहेगा वो कम रहता है। स्थायित्व कम है, साथ साथ घनत्व भी कम मिलेगा, साथ साथ बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा भी कम चाहिए, यानी बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी कम होगी। और बंध ही अगर कमजोर है तो गलनांक बिंदु और कवतनांक बिंदु क्या रहेंगे बच्चों? कम रहेंगे, यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलते हैं आपको? कम मिलते हैं। गलनांक बिंदु है, कवतनांक बिंदु ये बहुत कम होते हैं। और आप खुद से सोचो यार अणु है, अणु के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अणु इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करता है, तो ये विद्युत के चालक हो गए अचालक। सीधी सीधी बात है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा? और जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा वो चालक हो ही नहीं सकता। तो ये क्या रहेंगे बेटा? विद्युत के अचालक। इसके एग्जाम्पल अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो इसकी सब टाइप्स वगैरह और देखेंगे। विद्युत के क्या होते हैं? अचालक। ये कुछ बेसिक बातें थी। अगला था आयनिक ठोस। अवयवी कण क्या है? आयंस।
आयंस के बीच में जो बंध बनता है, देखो आयंस दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो होता है धनायन कैटायन, एक होता है ऋणायन एनायन। तो धनायन होता है धातु, ऋणायन होता है अधातु। धातु है धातु, धातु हमेशा चाहती है इलेक्ट्रॉन देना, अधातु चाहती है हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना। क्या दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, अट्रैक्शन होगा, अच्छे वाला अट्रैक्शन होगा। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो आपको पता है यहाँ कौन सा, देखो कुछ इस तरीके से फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि दो चार्ज एक दूसरे के विपरीत चार्ज हो तो वहां पे जो बल कार्य करेगा F प्रोपोर्शनल रहेगा Q1 Q2 और इनके डिस्टेंस के बीच के ऊपर डिपेंड करेगा। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 यहाँ पे अपोज में आ जाएगा, यहाँ पे इनके डिस्टेंस R। तो आप देखो R का मान बहुत कम होता है एटम के लिए, आयंस के लिए आयन त्रिज्या का मान बहुत कम है, तो इनके बीच में प्रबल जो विद्युत आकर्षण बल है वो लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। बच्चों फिजिक्स में ये चीजें सीख चुके हो, अगर डिटेल में आयनिक फोर्स में अलग से पढ़ाऊंगा तब डिस्कस कर लूंगा नहीं। तो यहाँ पे आकर्षण बल स्ट्रॉन्ग, आकर्षण बल अगर स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड कैसा बनेगा भाई, बॉन्ड मजबूत बनेगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बॉन्ड बंध मजबूत बनेगा। बंध अगर मजबूत तो गलनांक का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेंगे। इन सब के अलावा खास बात बेटा, ये जब तक ठोस अवस्था में इनका घनत्व ज्यादा मिलेगा, विद्युत के क्या रहेंगे, अचालक रहेंगे। और एक और बात है कि भंगुर प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है, भंगुर मतलब टूटने बिखरने की नेचर होता है। इन सब के अलावा एक और बात इसकी जो खास बात आती है वो ये होती है कि जितने भी आयनिक ठोस होते हैं आप उनको ध्रुवीय विलायक में डालो, जैसे जल वगैरह में डालो तो ये अपने आयनों में टूटेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा गुना होता है आयनों में टूटने का, आयनिक होने का, आयनों में टूट जाएंगे। इन सब के अलावा इनकी खास बात, जितने भी आयनिक ठोस होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं विद्युत के अचालक। ध्यान से सुनो, जैसे इनको एक्वस स्टेट या मोल्टन स्टेट द्रवित अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में लाते हो तो ये विद्युत का चालन दिखाते हैं, क्योंकि आयन क्या होने लगते हैं, प्रवाहित। आयनों के प्रवाहित होने से क्या आ जाती है भाई, विद्युत धारा, इसलिए विद्युत के क्या हो जाते हैं, चालक हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की कुछ वैसी बातें थी। अगला आता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। धातु की बात करें तो धातु के पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। अब धातु के पास इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे, बॉन्डिंग कैसे, इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो धातु में क्या होता है कि भाई ऐसा होता है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आयरन की रोड है, जिसमें काफी सारे Fe एटम्स होंगे, ऐसे होंगे। अब इसमें क्या होता है, Fe आज तो +2 दिखाता है या +3, तो ऐसे होना चाहिए था +3 +3 +3 +3 +3। हाँ भाई, अब देखो इसमें मजेदार चीज है, धातु के बीच में जो बंध बनता है उसे बोलते हैं धातु बंध, मेटालिक बॉन्ड। मेटल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। कहाँ से आता है, किस तरीके से काम करता है, इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो प्लस प्लस में क्या हो जाना चाहिए था, रिपल्सन प्रतिकर्षण ऐसा ही होना चाहिए था। कैसे क्या होता है इस चीज को समझते हैं। देखो धातु में क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई Fe एटम, फिर ये Fe एटम, फिर Fe का परमाणु, Fe का परमाणु, ऐसे काफी सारे Fe परमाणु। तो यहाँ पे जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, देखो यहाँ पे जितने भी Fe सबके सेंटर में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होता है, सबके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन को ये भी अट्रैक्ट, ये भी अट्रैक्ट। इस प्रकार यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ना बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन का इस नाभिक के साथ आकर्षण हो रहा है और ये धातु के इलेक्ट्रॉन दिया गया है, धातु के नाभिक के द्वारा आकर्षण है, इसलिए इस प्रकार जो बॉन्ड बनता है इसे बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध। ये बंध जो होता है काफी मजबूत बंध होता है, इसी बंध के कारण ये धातु कैसी होती है, स्थायी होती है। धातु के पास हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमेशा विद्युत की चालकता दिखाती है, अच्छी वाली चालकता दिखाती है। धातु की खास बात होती है बेटा ये तन्यता वगैरह दिखाती है, मतलब पीट के तार वार बना सकते हो, विद्युत की चालकता दिखाएगी, चोट वगैरह सहने की क्षमता होती है, चमक दमक होती है, ये सारी खास बातें इसकी होती है। ये चीजें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे और भी ब्लॉग वगैरह के चैप्टर में, जहाँ धातु का कंप्लीट स्टडी अपने को करना है। अगली बात आती है अधातु। अब अधातु में मैक्सिमम टाइम अधातुओं के जो बंध होते हैं उनमें नाइट्रिक या सहसंयोजी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे अधातु आ गई, कार्बन आ गई, सिलिकॉन आ गए। तो कार्बन सिलिकॉन में इसके अपर रूप वगैरह पढ़ेंगे यहाँ पे ज्यादातर। जैसे सिलिकॉन का अपर रूप है सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन के अपर रूप होते हैं जैसे आपने पहले पढ़े छोटी क्लासों में, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। इसमें ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन रहेगा जिसको अलग से मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे मान लो ग्रेफाइट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये एक्सेप्शन रहेगा। इसके अलावा देखो फुलरीन है, ठीक है, हीरा है, डायमंड है। इन सब के अलावा आपको मैं बता चुका हूँ पहले सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह।
तो आपको पता है कार्बन हो चाहे सिलिकॉन हो, एक एक की 4-4 संयोजकता होती है। 4-4 सहसंयोजी बंध बनने के कारण इनका स्थायित्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्थायित्व अगर अधिकतम होगा तो इनका घनत्व भी अधिकतम होगा, इनकी गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु ये हाईएस्ट होंगे। तो मैं कहूँगा यहाँ पे स्थायित्व स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब डेंसिटी घनत्व बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे डेंसिटी हो या बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी, मतलब क्या क्या बच्चों, इनमें सबसे ज़्यादा स्थायित्व होगा। कारण 4-4 सहसंयोजी बंध होंगे, इस कारण इनकी घनत्व बहुत उच्च मिलेगा। घनत्व उच्च मिलेगा तो इनकी गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु उच्च होंगे, साथ साथ इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा, बंध वियोजन ऊर्जा हाईएस्ट मिलती है। तो ये काफ़ी कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। एक्सट्रैक्शंस में आता है इसमें ग्रेफाइट। इनमें भी एक रीजन में आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, लास्ट में इसमें एक एक को डिटेल में डिस्कस अपने को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ग्रेफाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि इस कार्बन sp2 आयोडाइज होता है, यहाँ बाकी सब में sp3 होता है। अब ये कैसे क्या होता है इस चीज़ को मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा, उससे पहले अपन एक एक को इंट्रोड्यूस करते हैं। आज आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ ये सारे एग्जाम्पल्स को, इनके सारों के एग्जाम्पल और लॉजिक्स, इसके सब टाइप्स देखेंगे, जैसे आणविक 3 प्रकार से, आयनिक किस तरीके से होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आयनिक में कोशंस किस तरीके से बनते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ठीक से वॉच करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। कोशिश करते हैं अपन इन चीज़ों को आगे डिटेल में सीखने की। मैं कोशिश करूँगा हिंदी मीडियम के लिए मैं कम्प्लीटली हिंदी मीडियम में प्रोवाइड कराऊँ यूट्यूब पे।